नाम अश्विनी सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और पिछले कई सालों से मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं इस बिज़नेस में कैसे आया, जैसा कि हम सब लोग में से मैक्सिमम लोग इस बिज़नेस के अंदर किसी न किसी हेल्थ इश्यू की वजह से ही आते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। इस बिज़नेस के अंदर आने का सबसे बड़ा वजह मेरा बना मेरी माताजी की बहुत लंबे सालों की बीमारी, करीब-करीब 45 साल तक मेरी माताजी बीमारी से जूझ रही थी और बीमारी भी 1-2 नहीं थी, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन था। मैं थोड़ा-सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ आप सबको क्योंकि जानने की जिज्ञासा हम सबकी होती है। एक बिलीव पैदा होता है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर हम ये चीज़ बातें करें। मेरी माताजी को 3 बार पैरालिसिस अटैक हुआ था। उसके साथ-साथ उनको लो बीपी की समस्या थी। दवाइयाँ खाते-खाते लीवर उनका सूज गया था, इंटेस्टाइन में सूजन हो गई थी। स्किन ब्लैकिश हो गई धीरे-धीरे और स्थिति ऐसी थी कभी भी बेहोश हो जाना और तमाम सारी समस्याएँ। इसके साथ ही साथ गले के पास हड्डी बढ़ी हुई थी और उस टाइम उसकी कोई सर्जरी नहीं हो सकती थी और इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। मैंने जब से होश सँभाला मैंने माताजी को बीमारी देखा और पिताजी इंडियन आर्मी में थे तो ट्रीटमेंट का फैसिलिटी था। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन हो सकते थे इलाज के लिए और उसमें उनका इलाज हुआ। मिलिट्री के जितने भी हॉस्पिटल हो सकते थे सब में इलाज हुआ। मगर जैसा कि एलोपैथ के साथ होता ही है कि आप दवाई करते रहिए और अपने को कंट्रोल करते रहिए। तो ऐसा एक स्थिति बन गया कि खाना नहीं खाती थी मगर दवाई खाना पड़ता था और सारा सिर्फ़ अपनी दिनचर्या कर सके वही बहुत बड़ी बात थी। ये सब सिलसिला चलता रहा और हम सब लोगों ने मान लिया था कि ऐसे ही ज़िंदगी चलेगी और ज़िंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बट किस्मत में रिएक्शन मिलना था। हमारे जहाँ पे आज मेरा घर है, हमारे घर के बिल्कुल पास में 1 किलोमीटर पे एक छोटी-सी मार्केट है। उस मार्केट पे एक पब्लिक पीसीओ बूथ हुआ करता था। उस ज़माने में टेलीफ़ोन करने के लिए हम लोग पीसीओ पे जाते थे। तो पीसीओ पे ही एक मेडिकल स्टोर था, मेडिकल स्टोर के साथ पीसीओ टेस्ट था और वो पीसीओ जो था मेरे फ्रेंड के बड़े भाई का था। मैं वहाँ पे एक दिन बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे ब्लैक कॉफ़ी पिलाया चाय के अंदर मिला के और वो ब्लैक कॉफ़ी मुझे बहुत टेस्टी लगा। तो अब उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा ब्लैक कॉफ़ी का चाय के अंदर उन्होंने मिला के पिलाया था। तो मैं क्या करता था कि मैं बहाना खोज के अपने उस दोस्त के पास जाता था जिसका नाम गणेश चौहान है। बोला यार गणेश वो कॉफ़ी पिला ना चाय में डाल के। तो जब मैं 3-4 बार पी लिया तो उसको लगा कि इसको इंटरेस्ट हो गया तो उसने मुझे बताया कि मेरे भैया से अगर मिलते हो तो वो बहुत अच्छी बात बताएँगे और यहाँ पे करियर बना सकते हो। मतलब ये है क्या चीज़? उसने मुझे एक किताब दिया उस टाइम में हिंदी में गैनोडर्मा की मैंने उस किताब को पढ़ा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि गैनोडर्मा सेलुलर न्यूट्रिशन है, सेल को करेक्ट करता है, सेल को अच्छा करता है, सेल को हेल्दी करता है। तो ये चीज़ जब मैंने उस किताब को बढ़िया से पढ़ा, तो इस इन्फॉर्मेशन को मैंने रिजेक्ट नहीं किया। मुझे तुरंत एक चीज़ समझ में आई कि अगर कोई ऐसी हर्ब है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो, जैसा कि उस किताब में लिखा हुआ था और उसकी उस हर्ब्स को अगर इस्तेमाल किया जाए अगर हमारे सेल हेल्दी हैं, तो हम हेल्दी हो सकते हैं। तो मेरा तुरंत इंटेंशन गया कि अगर ये मेरी मम्मी को चलता है, ये प्रोडक्ट अगर मैं खिलाऊँ, इसका कॉफ़ी वगैरह मैं पिलाऊँ, तो बड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। इसी बिलीव के साथ मैं घर पे आया और मैंने अपने पिताजी को बात की। पिताजी ने सीधे मना कर दिया कि कहीं कोई चाय-कॉफ़ी से भी कुछ फ़ायदा होता है? लेकिन मैं माना नहीं क्योंकि मैं जानना चाहता था। उसी समय आजमगढ़ के अंदर एक मीटिंग लगी थी, मुझे मीटिंग बुलाया गया। मीटिंग में जाने के बाद भी मुझे मेरा विश्वास और बढ़ा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे-अच्छे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने डॉक्टर नीले शाह सर का मैंने एक वीडियो देखा डीवीडी प्लेयर में उस समय, जो जिसको देख के हम लोग बहुत सारे लोगों ने बिज़नेस को सीखा और डायरेक्शन को काफ़ी आगे ले जाने में मदद किया। तो मेरा एकदम विश्वास पक्का हो गया कि ये चीज़ तो काम करने वाली है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि हम तो देख लिए मगर हमारे घरवालों को कुछ पता नहीं था। और पिताजी का सीधे था कि इंडियन आर्मी की कैंटीन के अंदर चाय डिस्काउंट रेट में मिलती है, मतलब आधे रेट में मिलती है और 1 नंबर का माल मिलता है, मतलब 1 नंबर का प्रोडक्ट मिलता है। और कहीं चाय-कॉफ़ी से हेल्थ मिलती है और हम इतनी महँगी चाय क्यों पिएँ? तो वो लेकिन हमें तो ये जिद थी कि हमें इस चाय को ज़रूर ट्राई करना है। तो जैसा कि हम सब लोग ननिहाल जाते हैं, तो हमारे यहाँ भारत में कल्चर है कि बच्चा अगर ननिहाल जाता है तो मामा पैसे देते हैं, तो मेरे मामा ने मुझे पैसे दिए हुए थे, मेरे पास ₹150 थी। उस टाइम में 100 ग्राम की जो चाय की डब्बी आती थी, वो ₹120 की आती थी। हमने वही ₹120 में चाय खरीदी, घर पे लाके चाय को हम लोगों ने पीना चालू किया। चाय को जब पीना चालू किया तो घर में सभी लोगों ने एक चीज़ बताया कि ये चाय अलग है, इस चाय से बड़ा फ़ायदा हो रहा है, पेट को थोड़ा आराम मिल रहा है। तो मेरा भरोसा बढ़ गया कि चाय जब सबको पसंद आई है, तो अगली बार भी चाय खरीदी जाएगी और घर से पैसे मिलेंगे। मगर पिताजी ने फिर मना कर दिया कि ये चाय तुम लाए थे, तुम ही लेके आओगे। और इस तरह से समय बीतता चला गया और मुझे कुछ नहीं पता था कि ये बिज़नेस है, इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है क्योंकि उस टाइम में लंबी-लंबी 4-4 5-5 घंटे की हेल्थ की मीटिंग होती थी, तो हम हेल्थ ही समझ रहे थे और ये तो समझ में आ रहा था इसमें बिज़नेस मगर करना कैसे ये हमें पता नहीं था। फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा, जब मुझे इस बिज़नेस को समझ में आ गया तो जो जिन्होंने मुझे बिज़नेस को जॉइन करवाया था, वो धीरे-धीरे इस बिज़नेस को छोड़ के जाने लगे और मैं 5-6 महीने इस बिज़नेस के अंदर मेरा बीत गया और कुछ भी हुआ नहीं। मतलब मुझसे ना प्रोडक्ट बिकता था, ना मुझसे लोग मेरी बात मानते थे और जो मुझे जॉइन भी कराया था, वो भी दूसरी-तीसरी कंपनी इधर-उधर के काम में वो लिप्त होना चालू हो गए। तो इस तरह से लोगों का ट्रस्ट गिरता चला गया। लेकिन ठीक इसी समय मैंने फैसला किया कि सब तो ठीक है, मगर डीएक्सन का प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे पैसा आता आएगा नहीं और मैंने मन बना लिया कि मैं चलूँगा अब
दिल्ली में जॉब करूँगा, क्योंकि मेरा एसी का और सेंट्रल एसी, प्लांट एसी का मैं डिप्लोमा होल्डर था, और मुझे उस समय एक अच्छी सैलरी मिल रही थी, जो उस समय के हिसाब से बड़ी अच्छी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके दिन अच्छे होने वाले होते हैं तो ज़िंदगी में कोई ना कोई बहुत बेहतरीन आ जाता है। ठीक उसी समय जब मेरे अपलाइन को पता चला, मेरे मेंटर को पता चला, जो संजय सर हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं। हम लोग कभी एक ही खानदान के हम लोग हैं, तो 100 150 साल पहले हम लोग, थोड़ा-सा हम लोग के जो पूर्वज थे अलग-अलग हुए हैं, लेकिन हम लोग एक ही खानदान के हैं। उनको जब पता चला तो वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे काउंसलिंग किया। और काउंसलिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उन्होंने मुझे ये उस समय मेरा फ्यूचर उन्होंने दिखाया कि आज तुम नौकरी को जाओगे, कल समय बीतेगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी, रिटायर हो जाओगे, पेंशन नहीं आएगा, चाहे ये सब समस्याएँ। और मैं ये उन्होंने चीज़ें मुझे क्लियर किया। फिर मेरे सामने दिमाग में एक सीन घूम गया कि मेरे पापा भी इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे, वहाँ पे तो सरकारी पेंशन भी है, मगर नौकरी तो नौकरी होती है, और उसमें सिर्फ़ जिया जा सकता है, मगर सपने तो पूरे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि डीएक्शन में आने से पहले आपको बताएँ, सपनों के नाम पे हमारे घर में सिर्फ़ एक साइकिल थी, वो भी हमारे पिताजी की थी। और वो भी संयोग ऐसा था कि उसी साइकिल को लेके मैं फील्ड में जाता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं मीटिंग से लेट नाइट लौटता हूँ, और साइकिल को घर के बाहर ही खड़ी करके, क्योंकि मेरे पिताजी बिज़नेस के बहुत खिलाफ थे, बहुत मारते थे। ये बिज़नेस को, उनका ये कहना था कि तुम्हें ये बिज़नेस नहीं करना है, और इस बिज़नेस को छोड़ने के लिए जब मैं फील्ड से रात को घर वापस आता था, तो अगर उनकी रेंज में मिल जाता था तो मुझे बहुत पीटते थे, और बुरी तरह से पीटते थे। और फिर वो बोलते थे, खाना-वाना इसको नहीं मिलेगा, खाना इसका बंद कर दो, पानी इसका बंद कर दो, घर का दरवाज़ा बंद करा देते थे। मैं क्या करता था, घर के सामने यहीं पे सड़क किनारे एक छोटी-सी पुलिया है, उसी पे बैठता था, और उसके बाद जब वो पिताजी सो जाते थे, मैं तो छत के रास्ते ईंट पकड़-पकड़ के छत पे चढ़ता था, और उस छत के रास्ते फिर घर के अंदर एंटर करता था, और घर में जो भी किचन में मिलता था खा पी के सो जाता था, और सुबह बात आई गई हो जाती थी, क्योंकि पिताजी ही थे और मैं उनका बेटा था, मैं कोई अपराधी तो था नहीं, तो वो भी भूल जाते थे, मगर हिदायत देते थे कि अब से फील्ड में जाना नहीं है, संजय के साथ तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है। तो मैं बोला नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं फिर जाता था। कारण ये था कि मुझे डीएक्शन के अंदर फ्यूचर दिख गया था, और पिताजी को नहीं दिखा था, क्योंकि वो ना मीटिंग में जाते थे, ना ट्रेनिंग जाते थे, ना उनको समझना था इसके बारे में। तो मैंने एक फैसला किया कि करियर मेरा है, ज़िंदगी मेरी, मुझे बनाना है, पिताजी को नहीं समझ में आ रहा है, इनसे लड़ नहीं सकते, मगर एक ही रास्ता है कि अगर हम अचीव करके दिखा दें, तो हमारे पिताजी हमारा साथ देंगे, कहने से तो कुछ होता नहीं है। दोस्तों, बातें कहने से कुछ नहीं हो सकता है, आप जो कह रहे हैं उसको प्रमाणित अगर कर देंगे, तो दुनिया आपकी बात मानेगी, और आपके घरवाले को मनाने का इससे आसान कोई रास्ता नहीं था। और मेरे अपलाइन ने भी यही बोला कि तुम्हें ये करना होगा, और करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ, और इन बिटवीन मैंने एक चीज़ बताना रह गया कि उस समय, आज तो जॉइनिंग फ्री है, ऑलमोस्ट जॉइनिंग सबकी फ्री है। फॉर्म का ₹5 लगता है तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने डीएक्शन शुरू किया था तो 500 जॉइनिंग फीस लगती थी, और मेरे पास वो भी पैसे नहीं थे। पिताजी ने उसके लिए भी मना कर दिया। तो बहुत सारे लोग जो आज व्यूअर हमारे यहाँ पे देख रहे होंगे, जो नए होंगे खास तौर से, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छा काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, अच्छी नीयत और मजबूत इरादे की ज़रूरत होती है, और ख़ासकर अगर कोई ऐसा मेंटर आपके साथ है जो बोलता है हो सकता है और मैं साथ दूँगा, तो इससे आसान बात क्या हो सकती है। तो मेरे पास एक खिलौना था, मेरे मनोरंजन का साधन, जिसको हम डीवीडी प्लेयर बोलते हैं। आज डीवीडी नहीं चलती है, वो भी आउटडेटेड हो गई। उसमें हम पिक्चर देखते थे। हमने उस डीवीडी प्लेयर को ₹1000 में सेल आउट किया, और हमने अपना जो मनोरंजन था, जो अपनी खुशियाँ थी, जिसको हम प्लेज़र बोलते हैं कि खुशी वाला मामला था, उसको हमने बेचा, और ₹500 से जॉइनिंग किया, और ₹500 से प्रोडक्ट खरीदा, और अपने अपलाइन के साथ लग गए। अनकंडीशनल सरेंडर किया अपने अपलाइन को। मतलब आप बोलोगे दोपहर में आऊँगा, बोलोगे रात में आऊँगा, बोलोगे बारिश में, ठंडी में आऊँगा, आप जो बोलोगे वो करूँगा, मुझे सक्सेस चाहिए। तो जब साइकिल चोरी हो गई थी, तो पिताजी ने वो भी साइकिल छीन लिया। अब क्या करें? अब डिएक्शन तो करना ही था। तो फिर 2 नंबर गाड़ी से यात्रा शुरू हो गई, यानी कि पैदल। हमारे घर से हमारे अपलाइन के घर की दूरी 4 किलोमीटर, और वहाँ से हम लोग, वो भी पैदल, हम भी पैदल जाते थे, कोई फ़ोन नहीं होता था, शाम को ही टाइमिंग फिक्स हो जाती थी। एक दिन में 25-25, 30-30 किलोमीटर की हम लोग की यात्रा होती थी, और इस यात्रा को कोई नहीं जानता। क्योंकि यात्रा करने में कोई समस्या भी नहीं थी, हम लोग कोई पहचान भी नहीं थी, कोई पहचानता भी नहीं था, और हम लोग को मेहनत करनी थी, पैसे थे नहीं, मगर इस बिज़नेस से पैसे बनाने थे, तो हम लोगों ने सब किया। और धीरे-धीरे करते-करते ये सब सिलसिला आगे बढ़ता रहा, टीम थोड़ी-थोड़ी बनती रही, कुछ लोग फिर छोड़ते रहे, कुछ लोग बनते रहे, छोड़ते रहे, बनते रहे। एक चीज़ मैं सबको बताना चाहूँगा कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एजुकेशन के लिए कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग छोड़नी नहीं चाहिए, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे आपका मेंटल लेवल पे आप काफ़ी मजबूत रहें, और इस मार्केट को, इस इंडस्ट्री को, इस प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझ सकें। तो ऐसे ही सिलसिला बढ़ता रहा। इसी बीच में हमारी ज़िंदगी में हमारी जीवन संगिनी आती हैं संध्या जी, और वो भी एक सहयोग ही था। हमारी जो विवाह भी हुआ, वो इस बिज़नेस की वजह से हुआ। होता तो विवाह किसी न किसी से, मगर हमारी जो जीवन संगिनी हमारी ज़िंदगी में आई, वो इस बिज़नेस की वजह से आई। उनके पिताजी हमारे क्लोज़ फ्रेंड के मामा थे, और उनका उस समय किडनी फ़ेल हो गया था। और हमारे यहाँ लखनऊ के अंदर एक पीजीआई हॉस्पिटल है, और पीजीआई हॉस्पिटल में जब उनका जाँच वगैरह सब हुआ, तो पता चला कि इनके साथ 2 समस्या है। पहली समस्या ये है कि इनकी किडनी फ़ेल है, तो ये तो सबको समझ में आ रहा है। मगर जो दूसरी जटिल समस्या थी उनके साथ, कि बाय बर्थ उनके पास किडनी सिंगल थी, और ये फ़ेल होने के बाद पता चला। तीसरी चीज़ ये थी कि वो खुद एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो अब उनको हमने बताने की कोशिश किया गैनोडर्मा के बारे में,
क्योंकि बहुत सारे टेस्टिमोनियल हम लोग देखे हुए थे कि इससे फायदे होते, तो मुझे लगा कि ये दोस्त के मामा है तो मेरी बात मान जाएंगे और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब मैं उनके पास गया, गैनोडर्मा के बारे में बताया कि ये सेलुलर मेडिसिन है, ये हर बीमारी को ठीक करती है, क्योंकि उस समय वैसी नॉलेज थी, तो वो हंसने लगे कि आप तो सुनिए, आप तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे रोड किनारे जो टेंट लगा के मदारी, मतलब वो सब नहीं दवा वगैरह बेचते हैं हमारे यूपी के अंदर और बहुत सारी जगह पे, कि हर मर्ज की इलाज हमारे पास है। तो मैंने, देखो मामा जी, आप वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, ये एक सेलुलर डाइट है, सेलुलर न्यूट्रिशन है, आपकी कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करेगा, कोशिका ठीक होगी तो आपका शरीर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। मामला रिजेक्ट हो गया। ये कहते हैं दोस्तों कि जब वीकली 2 बार डायलिसिस हो रहा था, और हॉस्पिटल ने, पीजीआई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि अब डायलिसिस करने के भी कंडीशन में आप नहीं है। अच्छा, हार्ट में उनको अलग प्रॉब्लम थी, हार्ट में समस्या थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा मेडिसिन लेना पड़ता था, उसी वजह से किडनी भी फेल हुई थी। तो हार्ट के डॉक्टर ने बोला कि हार्ट के ऊपर हम कोई दवाई नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके हार्ट के वाल्व वगैरह काम नहीं कर रहे। और डायलिसिस डिपार्टमेंट ने, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये बोला कि आपकी किडनी में सपोर्ट नहीं करिए, अब डायलिसिस भी नहीं कर सकते, इमीडिएट ट्रांसप्लांट कराइए। अब ट्रांसप्लांट के का जब नंबर आया, तो किडनी कौन देगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, क्लिनिक का सारा पैसा खत्म हो चुका था। तब वो लोग ने मेरे को बुलाया, या सुनिए आप इनको देखो, जब मैं उनके पास गया तो मैं डर डर गया उनको देख के, क्योंकि पूरा शरीर फूल चुका था, गोरा चिट्टा आदमी, बिल्कुल काला हो चुका था, सांस आना और जाना महसूस हो रहा था कि मतलब धीरे धीरे सांस आ रही, धीरे धीरे सांस जा रही है। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं इनको अपना ग्राउंडरमा या अपना प्रोडक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो बचेंगे नहीं, और ये इन केस अगर मर जाते हैं तो आप सब लोग मिलकर यही बोलोगे कि इसका दवाई खा के ये मर गए, तो मैं तो कैरियर के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, और मेरा कैरियर बनने से पहले खलास हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो उन लोगों ने बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं, इनको तो मरना है, बट जस्ट ट्राई, आपका ग्राउंडरमा को हम लोग ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई बेसिस के लिए मत करो, अभी जब तक है तब तक इनको खिलाओ। अब देखो, वहां भी मैंने वहां पे भी रोल किसका आया, डायरेक्ट मैंने अपना, मैं नहीं गया, मैंने इनडायरेक्ट अपने अपलाइन को बोला कि आप उनसे डोज पूछोगे, वो जो बताएंगे हम ला के दे दिया करेंगे। तो अपलाइन ने उनको अच्छे तरीके से काउंसलिंग किया, उनकी डोजिंग की, और ये भी बताया कि बचने का चांस आप जानते नहीं है, बस जस्ट ट्राई करो फेथ के साथ। लेकिन जब गैनोड्रामा उनको देना चालू किया गया, गैनोड्रामा देना चालू किया, मोरंजी देना चालू कर दिया गया, तो धीरे धीरे होता क्या है कि उनका डायलिसिस का जो स्थिति थी, वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये तो चेंज हो रहा है, कुछ कर रहे हो क्या, लगता है, हमने बोला बताना मत डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर का ईगो टकराएगा तो वो सीधे प्रोडक्ट मना कर देंगे। तो हम बोले बिल्कुल मत बताना। डॉक्टर बोला डॉक्टर साहब आपकी दवाई चल रही है। ऐसा सिलसिला होता चला गया। और हुआ क्या कि 3 साढ़े 3 महीना जाते जाते उनकी, डॉक्टर ने बोला कि अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, और लेकिन उनको फिर भी विश्वास नहीं था कि उनकी ज़िंदगी बचेगी। तब उन्होंने क्या किया कि बोला कि होता है ना कि बेटी की शादी किसी तरीके से हो जाए। तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट, उन्होंने मेरे दोस्त को बोला कि यार देखो, कोई लड़का ढूँढो जिससे हम अब कम से कम अपनी बड़ी बेटी की शादी तो कर लें, हम बचेंगे नहीं। तो मेरे दोस्त ने एक चीज़ बोला कि अश्विनी कैसा रहेगा? तो वो बोले कि कमाता कितना है? बोले कि वो कमाना कमाना धमाना छोड़ दो। ये देखो कि जिसके प्रोडक्ट से, या उसमें दवाई बोला जाता है, आज भी लोग दवाई बोलते हैं हमारे हर्ब्स को, हमारे न्यूट्रिशन को। तो बोला कि जिसकी दवाई इतनी काम की है, जिससे आप पीजीआई और जगह-जगह से लौट आए, नहीं फ़ायदा हुआ, बट जिसकी दवाई खा के आपकी जटिल बीमारी रिकवर हो रही है, आप ठीक हो रहे हैं, सोचो उसका फ्यूचर कैसा होगा? उस उन्होंने उनका ड्रीम बिल्ड कर दिया। तो बोले फिर भी कमाता है, कमाना-धमाना छोड़ दो, लड़का अच्छा है, बुराई कुछ नहीं है, कमाएगा बहुत अच्छा है, ये भी पक्का है। ऐसे करके शादी-वादी फिक्स हो जाती है, और हम लोग की शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो मेरे उस महीने वारंट आता था, ऐसे हम लोग को डीडी आता था, चेक या डीडी वाउचर आता था रजिस्ट्री में, जो पुराने लोग हैं उन सबको पता होगा। तो ₹525 आया था जिस जिस दिन हमारे घर पे हमारे रिसेप्शन था शादी का। तो मेरे पापा ने बोला मेरी वाइफ को कि ये ₹525 महीने की तेरे हस्बैंड की कमाई है। इसको अभी से समझा, ये विदेश जाए नौकरी करे या कहीं जाए नौकरी करे, वहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा। आप सब लोग को मैं यही बताना चाहता हूँ मेरी स्टोरी से, कि सोचो कि उस लड़की का क्या बीता होगा मन के ऊपर, कि जिसकी एक तो पिताजी बीमार हैं, दूसरी चीज़ शादी भी होती है, तो ऐसे इंसान से होती है जिसकी महीने की कमाई सिर्फ़ ₹500 होती है। तो कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि नई नई नवेली दुल्हन बोलेगी क्या? मैंने उनको भी बताया कि देखो, हमारा बिज़नेस जो है ना, ये मल्टीप्लाई होता है, बट इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने ऐसे कुछ बात हो रही थी हम लोग के बीच में, उन्होंने देखो जैसे एक बच्चा प्रेगनेंसी हो जाएगा, पेट में बच्चा आ जाए, उस समय हमारी बड़ी बेटी पेट में थी। तो उन्होंने बोला आप कहीं बाहर चले जाते तो अच्छा होता। हमने ठीक है यार, 2 ढाई महीने की प्रेगनेंसी थी, मतलब ठीक है तुम अगले मंथ डिलीवर कर दो, तो हम उस बच्चा-बच्ची जो भी होगा देख के आराम से चले जाएँगे, नहीं तो फिर हम कहीं अगर जाते भी हैं तो हमको रिटर्न आना पड़ेगा। तो वो बोले कि पागल हो गए हो क्या? कहीं 3 महीने में बच्चा पैदा होता है? हमने फिर 5 महीने में कर लो, 6 महीने में कर लो। बोले आप पागल हो, दिन भर हेल्थ हेल्थ और इसकी बात करते हो, 5-6 महीने में कहीं बच्चा पैदा होता है? हमने कितने महीने में होता है? भाई पता तो हम सबको था। तो वो बोली बच्चा 9 महीने पैदा होता है। तो मैं बोला कि हम नौकरी के अंदर नहीं है, हम बिज़नेस के अंदर हैं, और वो भी ऐसे बिज़नेस के अंदर हैं जिसके अंदर हमने कोई पूँजी नहीं लगाई है। तो हमें टीम बनाना है, टीम खड़ा करना है, टीम को एजुकेट करना है, तो थोड़ा समय लगेगा, मगर एक बार जब ये बन जाएगा ना, तो फिर फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। तो उनको ये बात समझ में आ गई। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि हर एक सफल इंसान के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है, तो ऑब्वियसली मैं सबके सामने हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म से, कि मेरी वाइफ़ ने जितना सपोर्ट किया, साथ दिया और आज भी जो देती हैं, उसकी वजह से मैं खुल के और फील्ड में इस बिज़नेस को बिल्ड कर पाया।
तो ये एक अच्छी चीज़ है। हालांकि वो फील्ड में कभी नहीं रही, क्योंकि बच्चे आए, फिर एक और बच्चा आया और घर की जिम्मेदारियां, मगर जो एक बैकअप सपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम लोग खुल के काम कर सकें। तो इस तरीके से हमारी बेबी हुई, बड़ी बेटी हुई, उसके बाद एक और बेटी हुई, फिर एक बेटा हुआ। सबसे खास बात है कि तीनों बच्चे नॉर्मल हुए, विदाउट एनी मेडिसिन। आज 18 साल 17 साल शादी को हो गया, और 17 साल के अंदर हमारी वाइफ भी एकदम हेल्दी फिट है, कभी मेडिसिन नहीं लेना पड़ता है। बच्चे भी हमारे फिट हैं, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। और इवन कि हम जिस माता जी की वजह से इस बिजनेस के अंदर आए थे, 2010 आते आते उनकी मतलब स्थिति इतनी ज़्यादा हो गई थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था। आंखों से जब दिखना बंद हो गया था तो कैटरेक्ट हो गया था, जिसको हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं। डॉक्टर को जब दिखाया गया तो डॉक्टर ने यही बोला कि अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये फिर आंख पूरी तरह से खराब हो जाएगी। लेकिन मेरी माता जी 45 साल 46 साल इतनी मेडिसिन खा चुकी थी, और जब गैनोडर्मा घर के अंदर आया तो अभी कोई ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चलता था, चाय चलती थी, कॉफी चलती थी, स्पाइरलिना चलता था, क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं होते थे। तो उनको इतना फेथ हो गया था कि वो बोले कि हमारा हम इसी गैनोडर्मा की वजह से ही हम ठीक हो जाएंगे, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। और दोस्तों, ये होता है फेथ और प्रोडक्ट का ताकत, प्रोडक्ट का पावर और प्लस प्रोडक्ट के ऊपर फेथ, कि जो 2010-11 में उनको साफ दिखता नहीं था। और जब हम डायमंड बने, हमारा इनकम बढ़ा, तो फिर हमने माता जी को आरजीजीएल और ये मोरंजी और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अच्छे से जब देना चालू किए, तो आते आते 2016 आया। 2000 जब 16 आया तो माता जी बिना चश्मा का अखबार पढ़ना चालू कर दी। और आज चल रहा है 2024 और हम लोग 22 जुलाई को बात कर रहे हैं, और 75 साल की एज है और आज भी चश्मा नहीं है। बिना चश्मा के वो अखबार पढ़ लेती है, सब कुछ देख लेती है। ये प्रोडक्ट का बहुत बड़ा ताकत है। अब इससे बड़ा फेथ क्या चाहिए, इससे बड़ा रिजल्ट क्या चाहिए? पूरा फैमिली हेल्दी है हमारे यहाँ। जीरो मेडिसिन सिस्टम चलता है, कोई बीमार पड़ता भी है तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, और दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो एक समय ऐसा था कि घर में सारे लोग बीमार पड़ते थे मेरे अलावा। तो तो जो प्रोडक्ट इतना बड़ा मदद कर सकता है। और आज तो हमारे पास लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट्स हैं, आज हमारे पास हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। उसके बाद बिजनेस को बढ़ाने के लिए और मेहनत होती है, टीम बनती है, और टीम ऐसे बनते 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 बीच में फिर वो डीटी वगैरह का समस्या आ जाता है, तो उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने व्यूवर हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। जस्ट इन शॉर्ट हम अपनी लाइफ स्टोरी ही बात करेंगे। और मेरा एक लिंक आता है नेपाल से, और मैं नेपाल चला जाता हूँ इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और मैंने कभी नेपाल के अंदर नहीं गया था, और मैंने नेपाल देखा भी नहीं था। 3 बार कॉल आता है, फ़ोन कॉल आता है वहाँ से। और आप सब लोग जानते होंगे उन लीडर को, आरबीसी पे बार-बार आते हैं, अशोक कुमार यादव जी, जो मेरी ही टीम से हैं। उनके 3-4 बार फ़ोन कॉल आते हैं कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि उनके जो अपलाइन हैं, वो कभी नेपाल गए हुए थे, उन्होंने उनको बता दिया था कि ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट्स है, उनको पहले से भी पता था। और मेरा नंबर दे दिया था कि इनको फ़ोन करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएँगे। तो जब उन्होंने मुझे 3 बार कॉल किया तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि एक बार कॉल हुआ तो मैं नेग्लेक्ट कर दिया कि यार नेपाल में कभी गया नहीं हूँ, और अलग कंट्री है, ना भाषा ना कुछ पता। फिर दोबारा कॉल आया तो फिर मैं बोला हाँ, मैं पहली बार भी बोला था मैं आऊँगा, दूसरी बार बुलाऊँगा, मगर मैं बोला नहीं जाऊँगा। बट थर्ड टाइम जब कॉल आती है तो मैं बोलता हूँ कि यार मुझे जाना चाहिए, क्योंकि कॉल आ रही है, यानी कि बुलावा आ रहा है। और जब मैं गया और वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनको सिर्फ 875 रुपये का प्रोडक्ट दिया, और इतना दूर आना जाना, फिर दोबारा उन्होंने मांगा, फिर मैं दोबारा देने चला गया। मुझे इतनी दीवानगी आज भी है और तब भी थी कि कोई भी मेरा प्रोडक्ट अगर एक साबुन भी कहीं माँगता है तो मैं देने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, और स्थिति ऐसी बनी कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, मगर मेरी टीम भारत में कम और नेपाल में सबसे ज़्यादा है। और आज के टाइम में 49 देशों के अंदर मेरा नेटवर्क है, और कई कंट्री के अंदर अच्छा बिज़नेस बिल्ड हो रहा है। और अकेले अगर मुझे लगता है कि आज की तारीख में करीब 45 से 46 हज़ार लोगों का टीम है, और उसमें करीब साढ़े 26 हज़ार लोग तो सिर्फ़ नेपाल के अंदर ही हैं। तो और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नेपाल से इंडिया के अंदर भी हैं। अगर सबको ऐसे कैलकुलेट कर दिया जाए तो करीब 30 हज़ार लोग नेपाल के अंदर हैं। नेपाली फ्लैग के अंदर आप देखेंगे तो साढ़े 26 हज़ार से ज़्यादा लोग नेपाल के अंदर हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा टीम बिल्ड हुआ, और जगह-जगह ऐसे बढ़ता चला गया। बट एक सपना था कि साइकिल भी नहीं थी। तो इस बिज़नेस के अंदर आने के बाद, मैं सपने की बात इसलिए करता हूँ कि मैं जिस तरह की फैमिली से हूँ, किसान परिवार से हूँ, वहाँ पे हम सपने की बात नहीं कर सकते थे। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर आए, तो उस समय हमने सपना देखा जब हमारे पास पैसे नहीं थे। दोस्तों, जब आपके पास पैसे हो जाते हैं तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब पैसे नहीं होते हैं तो उस समय हिम्मत हो सपने देखने की, तो यही बड़ी बात होती है। क्योंकि जब आप अभाव में होते हैं, वही उसी समय आपका प्रभाव काम करता है। ये चीज़ मैंने सीखी थी। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि जीतने का तो मज़ा तब है जब हारने का पूरा मौका हो। तो हमारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं था, और पाने के लिए सब कुछ था। वो टाइम में हमने सपना बिल्ड किया। हमारे गाँव के लोग हँसते थे, हमारे दोस्त हँसते थे, रिश्तेदार हँसते थे, "अरे! ये तो मोटरसाइकिल खरीदने की बात कर रहा है, ये तो कार भी खरीदने की बात कर रहा है। अरे देखो, देखो, ये तो हवाई जहाज़ उड़ने की बात कर रहा है।" वो बड़ी बात थी, क्योंकि हम पॉसिबल ही नहीं था, है ना? मतलब वो टाइम में ऐसी स्थिति थी कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल भी एक होगी तो वो भी दहेज की मिलेगी, और दहेज में हमें कुछ लेना था नहीं। ठीक है? तो जब दहेज में लेना ही नहीं था, तो मोटरसाइकिल कैसे आती? लोगों का ये बिलीफ था कि इसके पास मोटरसाइकिल कैसे होगी? फर्स्ट मोटरसाइकिल हमने खरीदा इस बिज़नेस से सेकंड हैंड, है ना? और वो भी 18-19 हज़ार की हमने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदा था। उस बाइक को हमने काफ़ी मेहनत से चलाया। उस बाइक को फिर चलाने के बाद फिर हमने एक नई बाइक खरीदा।
फिर उस नई बाइक को चलाने के बाद हमने फिर एक नई कार खरीदा। उस नई कार को चलाने के बाद हमको बाइक का बहुत शौक है, फिर हमने एक नई रॉयल एनफील्ड खरीदा। और उसके बाद और भी गाड़ियां, मतलब, और सबसे खास बात कि हमारी कोई भी गाड़ी बिकी नहीं है, सारी गाड़ी हमारे घर पे है। हमारे पास एक भी साइकिल नहीं थी, आज हमारे घर पे बच्चों के पास 6 से 7 साइकिल है। साइकिल लेना आज कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन आप सोचो कि जिसके पास खुद की साइकिल, ये ड्रीम हो सकता है, और था ये ड्रीम। साइकिल भी कोई ड्रीम होती नहीं है, मगर वो टाइम में ड्रीम ही था। मेरे पास खुद साइकिल नहीं थी, लेकिन आज हमारे सारे बच्चों के पास एक एक साइकिल, दो दो साइकिल, और सारी साइकिलें कोई नहीं चलाता है, मगर सब साइकिलें पड़ी हुई हैं। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं, मगर ये कितना यूनिक और इतना स्टेबल प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमें एक बार मेहनत करनी होती है, फिर हमारे पास पैसे आते रहते हैं पैसिव इनकम के रूप में। फिर ड्रीम था कि कुछ जमीन भी होनी चाहिए। गांव में जमीन भी खरीदा, और जमीन में ही खरीदने का सबसे ज्यादा सपना रहता है, क्योंकि जितनी ज्यादा जमीन होगी उतनी ज्यादा मजबूती आएगी। और प्रोफेसर सर भी बोलते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो जमीन लेने का सपना भी अगर देखना हो तो उसके लिए बड़े पैसे चाहिए। तो और वो बड़े पैसे आएंगे कैसे? जब हमारे पास पैसिव इनकम होगा। और पैसिव इनकम देने का सबसे अच्छा और सबसे आसान प्लेटफॉर्म का नाम है डीएक्सन। तो ये सब हुआ है। फिर फॉरेन टूर की बात आई, हवाई यात्रा की बात आई। तो रेगुलर 2019 से टीएसआईपी अचीव करते हैं, और बहुत मजा आता है अलग अलग कंट्री के अंदर जाके घूमने फिरने का। तो ये सब चीजें पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज ये है कि डिएक्शन के अंदर हम आ गए। अभी हम लोग शाम को यही डिस्कशन कर रहे थे, हमारे एक लीडर बैठे हुए थे साथ में। हमने उनको बोला कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम आ गए तो हमें दो तीन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कि मैं प्रोडक्ट खा के आया था तो मुझे पता था प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर कोई कुछ भी बोल दे कि ये प्रोडक्ट नहीं खाना है, इससे भी अच्छा प्रोडक्ट हम आपको देंगे, तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि हम इसको खाते हुए इतना समय बीत गया। तो दूसरे को किस प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, तो दूसरे का एक ही सवाल होता है कि हम आपका प्रोडक्ट क्यों लें। चाय हम आपकी क्यों लें, हम आपको कॉफी क्यों खरीदें, हम आपका टूथपेस्ट क्यों खरीदें, आपकी सोप क्यों खरीदें, आपकी आरजी जेल क्यों खरीदें। इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट के अंदर भी है, बहुत सस्ते हैं। तो वहां पे दोस्त एक ही चीज काम आती है, वो है प्रोडक्ट की गहराई से प्रोडक्ट का नॉलेज। क्योंकि लोग आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर काफी मेहनत किया है, और आज भी करता हूँ। जब भी कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग वीडियो सब देखना बहुत जरूरी होता है। तब जाके हम लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडल, कोई ऑब्जेक्शन होता नहीं है। लोग यही सवाल पूछते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें, और हमें तो यही बस बताना होता है ना कि आपको इसलिए खरीदना चाहिए क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की एक खास बात है। और अगर आपकी जिंदगी में आ गया तो आपको ये फायदे हो जाएंगे जो कि आपको बाहर के प्रोडक्ट से कभी मिलने वाले नहीं है। उनकी जो जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा शांत हो जाती है, सेल क्लोज हो जाता है। सिंपल सा फंडा है। लोग इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि लोगों का बिजनेस है। हम तभी ग्रो करेंगे जब हमारी टीम ग्रो करेगी, और हमारी टीम तभी ग्रो करेगी जब हम टीम में लोगों को ज्वाइन करके उनको एजुकेट कर पाएंगे। तो लोगों का एक सवाल होता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग या डीएक्शन बिजनेस क्यों ज्वाइन करें, हम डायरेक्ट सेल में क्यों आए। तो वहां पे हमें बताना पड़ता है कि डायरेक्ट सेल का मार्केट साइज क्या है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका डेटा ये है, इसका फ्यूचर ये है। अभी सुल्ली यूनिवर्सिटी में इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था, और वहां पे डीएक्शन डीएक्शन ही छाया रहा। हम सबके महागुरु वहां पे मतलब समझिए कि साक्षात सूर्य देवता की तरह चमक रहे थे, है ना। बहुत सारी कंपनियां थी, टॉप टॉप लेवल की कंपनियां थी, सब लोग अच्छे हैं। मगर जो वहाँ उस प्रोग्राम में जो फिजिकल वहाँ पे थे, या जिन लोगों ने ऑनलाइन उसको अटेंड किया, उनको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि डीएक्शन दुनिया का नेटवर्क मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेल का सूरज है। और उस सूरज का सिरमौर है हमारे प्रोफेसर सर, जिनको महागुरु अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो कोई डाउट वाली बात अब नहीं रह गई है। जरूरत है हमें कैश करने की, इस इंडस्ट्री को कैश करने की। तो दो चीजें हैं, एक तो इंडस्ट्री को समझना जरूरी है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, और इस इंडस्ट्री में फिर डीएक्शन का फ्यूचर कितना बड़ा है, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी स्टेबल कंपनी है। तो हमारे पास कितनी सारी फैक्ट्रियां, 7 फैक्ट्री इंडिया के अंदर है। मलेशिया से भी 3 गुना बड़ी फैक्ट्री हमारी सिद्दीपेट के अंदर है। अभी बहुत सारे साथी विजिट करके आए हैं, हमारा भी क्वालिफिकेशन हुआ, किसी कारण से हम नहीं जा पाए। तो क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी हम 2 बार फैक्ट्री विजिट कर चुके हैं, तो अपनी आंखों से देखा मलेशिया जाके। इस बार हम लोगों ने फैक्ट्री अपनी आंखों से देखा, साइबर बिल को अपनी आंखों से देखा। तो ये सब रियल है, डीएक्शन एक रियल कंपनी है, रियल प्लेटफॉर्म है। हमें एक रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनने की आवश्यकता है, और अपनी टीम को रियल एजुकेशन देके रियल नेटवर्क बिल्ड करने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ा फ्यूचर है। और ये सक्सेस स्टोरी के अंदर मैंने यही सब चीज आपको शेयर करता हूँ जो मैंने अचीव किया है। हमको पैसा नहीं था हमारे पास पैसा हुआ। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हमारे पास गाड़ी हुई। हमारे पास हमारा परिवार हेल्दी नहीं था, हमारा परिवार हेल्दी हुआ। हमें कोई जानता तक नहीं था, आज हमें दूर दूर तक हमारी पहचान है। और क्या चाहिए? और सबसे खास बात यह है कि बच्चों की और अपनी फ्यूचर के लिए कोई समस्या नहीं। फ्यूचर की बहुत बड़ी सिक्योरिटी है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम एक बार काम करेंगे, हम अपने परिवार के लिए लेगेसी छोड़ के जाएंगे। और पूरा परिवार इस चीज को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज और है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया। तो निरोगी काया के ऊपर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आप सबको, कि अभी लेटेस्ट आप सब लोगों ने देखा होगा कि डीएक्शन के अंदर स्पेशली आरबीसी ने, और हमारे ग्रेट अपलाइन योगी योगी सर और रूपल मैम ने
एक वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट और एज रिवर्सल का एक प्रोटोकॉल बनाया थ्रू डीएक्शन प्रोडक्ट्स। जब हम मलेशिया के अंदर थे, थोड़ी बात हमारी रूपल मैम से, योगी सर से हुई थी, बट हम पौंडीचेरी के अंदर जब हम लोग अभी थे, तो हम लोग काफ़ी डिटेल में बात किया और मैंने बोला कि मैम मैं इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहता हूँ, क्योंकि हम फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर है, तो हमारा फिटनेस होना बहुत, फिट होना बहुत जरूरी है। और घर से दूर, क्योंकि जब हम नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो हमें अक्सर घर से दूर होना पड़ता है। 20-20 दिन, 25-25 दिन हमको आउटिंग करनी पड़ती है, खाना होटल में खाना पड़ता है, और खाने में कुछ भी होश नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्या है, बोलते हैं कि यार हम कुछ भी खा के कुछ भी पचा सकते हैं। तो कब अच्छा शरीर खराब हो गया, कब हमारा एक बोलते हैं ना बैलून हो गए, हम सेंटर से मध्य प्रदेश हमारा बड़ा होना चालू हो गया, तो वेट का बहुत बड़ा इशू हो गया था। बट हमको लगता था हम फिट हैं, लेकिन जब हमने देखा कि यार हमारा वेट फिट होना चाहिए, और हमने कोशिश बहुत सारी करी, हमने अपना खाना भी सही करा, हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ऐड किया, मगर थोड़ा फायदा होता था, फिर मामला वही का वही आ जाता था। लेकिन जब प्रोटोकॉल को हमने फॉलो किया, 15 फरवरी से हमने प्रोटोकॉल लिया, और हमने वहां भी हमने अपने अप्लायंस संजय सर के सामने अनकंडीशनल सरेंडर किया अपने आप को, कि सर आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे अचीवमेंट चाहिए, और मैंने वो किया, तो मुझे आज अचीवमेंट मिली। मैंने रूपल मैम के सामने अनकंडीशनल सरेंडर किया कि मैम आप जो कहोगी मैं वो करूंगा, एक भी आगे और एक भी पीछे नहीं। और मैंने वो शुरू किया। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे बहुत क्लोज लोग हैं, उन्होंने बोला कि सर आप इतना डिसिप्लिन रहते हो, और आप फुल प्रोटोकॉल ना भी फॉलो करो तो भी आप नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो आदेश है और जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल होता है, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। तो जब हमने अपना शुरू किया, तो उस टाइम में जब हम पौंडीचेरी के अंदर थे, तो 79.857 kg मेरा वेट था। रूपल मैंने बोला वेट अपना मेजर कर लिया, मैं वेट मेजर किया, और हमारा 79.875 हमारा वेट था। और उसके बाद हमने प्रोटोकॉल शुरू किया। 19 मई को जब हमने अपना दोबारा वेट को किया, वेट हम बीच बीच में करते थे, जब दोबारा वेट को किया, तो हमारा जो वेट था वो 70.3 kg था, यानी कि लगभग लगभग 10 kg वेट हमने लूज किया अपना इन 94 डेज के अंदर। 94 डेज के अंदर 10 kg वेट लूज किया। तो वेट सिर्फ लूज नहीं किया, हमारे इंचेस घटे, करीब करीब हमारी 35+ की हमारी हिप साइज थी, कमर थी, जो अभी 32.5 के ऊपर आके 32 के ऊपर आके रुक गई है। हमारे सारे कपड़े ढीले हो गए, और सबसे खास बात है कि स्किन के अंदर ग्लो आ गया, फिटनेस आ गया, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल का है। और जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि $140 बिलियन का मार्केट है वेट मैनेजमेंट और फैट लॉस, तो उसमें डीएक्शन के प्रोडक्ट का दुनिया में कोई जवाब नहीं। इसका भी एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि जो आज मैं इंटरनल हेल्थ, एनर्जी, एंथुजियाज्म अंदर से फील करता हूँ। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले जो एनर्जी में मैं होता था, वो एनर्जी आज मैं जीता हूँ। क्योंकि इसकी वजह से पॉसिबिलिटी क्या हुई, मैं वॉकिंग पे जाता था। मैंने एक दिन कोशिश करा कि मैं थोड़ा सा दौड़ लूं। मैं 300 से 400 मीटर जाने के बाद मेरी स्थिति खराब हो गई। मैं बोला यार इतना अच्छा प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, हम फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर है। मेरे दिमाग में एक मैसेज आया कि अगर हमें कोई कुत्ता ही हमारा पीछा कर ले, तो हम क्या कर लेंगे, 100-200 ग्राम मांस लेके जाएगा, उधर हमको झेलना पड़ेगा। तो मतलब ये कौन सा हेल्थ हम जी रहे हैं। फिर प्रोटोकॉल मिल गया, प्रोटोकॉल से अनुशासित हुए, फिर हमने स्लो रनिंग शुरू किया, स्टेमिना बिल्ड हुआ, हमारे लंग्स और हेल्दी हुए, हमारा हार्ट बहुत अच्छा हेल्दी हुआ। और करते 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 आज हमारे लिए 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 15 किलोमीटर रन करना नॉर्मल बात है, कोई टेंशन ही नहीं होता है। और अभी जो लेटेस्ट इतना गर्मी भी था, हीट वेव आया है, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री, इस गर्मी में लोग घर के अंदर थे, और इस गर्मी में भी हम रनिंग कर रहे थे थ्रू स्टेमिना। और ये स्टेमिना कहाँ से आया, ये स्टेमिना आता है हमारे आरजीजीएल कॉर्डिसेप्स से, हमारे प्रोडक्ट से। तो बॉडी के अंदर प्रोडक्ट लोड करने का ये फायदा समझ में आया। तो ये सब चीजें हैं, एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करना, एक अच्छी बॉडी को मैं आज इंजॉय कर रहा हूँ। और जब लोग बोलते हैं कि आपके अंदर कितना चेंज आया, आप जब लोग सामने से आके पूछते हैं कि आपके जैसा हमें बनना है, तो आप सोचो कितनी खुशी होती है। तो पहले मैंने इन्वेस्ट किया अपनी बॉडी के अंदर, अब लोग जब मुझसे पूछ रहे हैं, अब मैं उनकी बॉडी को सही कर रहा हूँ, तो कमाल क्या हो रहा है कि पीवी आ रहा है, और पीवी जब आएगा तो क्या आएगा, पैसे आएंगे। पैसे जब आएंगे तो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो बस इतना ही आज मैं बताना चाहूंगा। आगे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी यात्राएं करनी है, बहुत सारी जर्नी करनी है। तो बस इतना ही। और मैं आज अपने सुनने वालों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अच्छे से प्रोडक्ट्स को यूज करिए, और प्रोडक्ट के बारे में गहराई से समझिए, इस इंडस्ट्री को समझिए, इस डीएक्शन को समझिए। अगर आज कुछ नए दोस्त भी यहाँ आए हैं, नए मेहमान भी आए हैं, तो जिन लोगों ने इनवाइट किया है, आप उनको बोलिए, उनको पूछिए कि प्रोडक्ट्स क्या है, कैसे काम करते हैं। और ये सवाल के साथ साथ अपने घर का ब्रांड शिफ्ट करिए। ब्रांड शिफ्टिंग में कितना अच्छा है, डीएक्शन ने अभी अपने आप को पूरा डाइवर्सिफाई किया। हम, हमारे पास क्या है, हमारे पास चाय है, हमारे पास कॉफी है, हमारे पास पेस्ट है, सोप है, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट है, डेली यूज का प्रोडक्ट है। अभी हमारे किचन का आइटम, प्रोडक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्त। प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा काम है अपना माइंडसेट को सेट करना, इस इंडस्ट्री को समझना, और इस इंडस्ट्री के अंदर से बहुत सारा पैसा बनाना। तो बस आज के लिए इतना ही।